Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm your biology teacher. Students, today I'm going to record my first lecture of chapter 1, part 2 biology book. You have studied 14 chapter in part 1. So now this is chapter number 15, which is homeostasis. You can see this. This is your first chapter of part 2 biology book, homeostasis. Today in our first lecture, we will study about the definition of homeostasis, concept of homeostasis, importance of homeostasis, components of homeostasis, osmoregulation definition, excretion definition, thermoregulation definition, living control system and physical control system, and feedback mechanism definition. A first point is homeostasis. What is homeostasis or homeostasis definition? Maintenance of internal environment from the harms of fluctuations in the external environment is known as homeostasis. मतलब कि हमारी बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट होगा उसको हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस का मतलब होता है तब्दीलियाँ, फ्लक्चुएशंस हैं तब्दीलियाँ इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो भी फ्लक्चुएशंस हो रही हैं उनसे इंटरनल इन्वायरमेंट को बचाना उनके नुकसानात से जो है होम्योस्टेसिस का फिनोमिना कहलाता है। आवर एग्जाम्पल इसकी मैं आप लोगों को देती हूँ। आवर बॉडी टेम्परेचर इज स्टेबल एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इट डज़ नॉट मैटर आइदर इट इज़ समर और विंटर सीजन। यानी ये भी होम्योस्टेसिस की एक एग्जांपल है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है। इंटरनल टेम्परेचर जो है, सर्दियाँ हो गर्मियाँ हो कोई भी सीज़न हो, इंटरनल टेम्परेचर हमारी बॉडी का जो है वो मेंटेन रहता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ होम्योस्टेसिस। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड इट्स कंपोनेंट फ्लक्चुएट कंटिन्यूसली। ये तो हमें पता है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में मुसलसल जो है वो तब्दीलियाँ होती रहती हैं। हाउएवर ऑर्गेनिजम्स हैव एडजस्टमेंट टू मेंटेन देयर कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट। इट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस विच कीप्स बॉडीज इंटरनल इन्वायरमेंट स्टेबल। मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जितनी भी चेंजेस आती हैं हमारी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो होम्योस्टेसिस के फिनोमिना के ज़रिए इंटरनल इन्वायरमेंट को जो है वो स्टेबल रखता है ताकि सारे एंजाइम्स सो दैट ऑल एंजाइम्स इन आवर बॉडी कैन परफॉर्म देयर फंक्शंस प्रॉपरली। इंटरनल इन्वायरमेंट को क्यों स्टेबल रखा जाता है कि हमारी बॉडी के सारे एंजाइम्स जो हैं वो प्रॉपरली वर्क कर सकें। इफ़ व्हाट इफ़ बॉडीज इंटरनल environment's temperature and pH fluctuates according to the external। यानी मैंने ये समझाने के लिए आप लोगों को बात लिखी है कि अगर क्या हो कि अगर बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर जो एक्सटर्नल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट होना शुरू हो जाए। एक्सटर्नल टेम्परेचर तो आपको पता है कुछ एरियाज़ में 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। तो अगर बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाए तो क्या होगा, आप लोगों को अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि एंजाइम जो हैं वो एक स्पेसिफिक पीएच पे और स्पेसिफिक टेम्परेचर पे जो है वर्क करते हैं। एंजाइम सारे हमारी बॉडी के जो है वो डी नेचर हो जाएंगे और हमारी बॉडी में कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं हो सकेगी जिसकी वजह से अल्टीमेटली लाइफ पॉसिबल नहीं रहेगी। लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज़ जो है उसका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं रहेगा। तो इतना इंपॉर्टेंट है होम्योस्टेसिस का फिनोमिना। यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इम्पोर्टेंस ऑफ होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस की इंपॉर्टेंस जैसा कि आपको उसके कॉन्सेप्ट के दौरान मैं बता भी चुकी हूँ कि इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़। अब आप देखें कि अगर होम्योस्टेसिस का फिनोमिना नहीं होगा तो स्पीशीज़ का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर, इंटरनल टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता रहेगा, हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म होने के काबिल नहीं रहेगी। सेकेंड, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है होम्योस्टेसिस की? इट कीप्स ऑल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस पॉसिबल बाय कीपिंग बॉडीज इन्वायरमेंट विद इन अ टॉलरेबल रेंज। यानी बॉडी के एनवायरनमेंट को टॉलरेबल रेंज में रखता है होम्योस्टेसिस, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के जितने भी प्रोसेसेस हैं, फिनोमिनाज हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस वो परफॉर्म हमारी बॉडी कर सकती हैं। अब थर्ड इंपॉर्टेंस होम्योस्टेसिस की क्या है? विदाउट दिस फिनोमिना देयर विल बी नो मेटाबॉलिक प्रोसेस, दैट इज़ नो लाइफ। मतलब अगर होम्योस्टेसिस का फिनोमिना ना हो, हमारी बॉडी अपना इंटरनल इन्वायरमेंट मेंटेन ना रख सके तो कोई लाइफ जो है उसका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं हो सकता। फोर्थ पॉइंट जो है हमारे आज वाले लेक्चर का वो है कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस। 3 basic components which help the body to maintain its internal environment to perform its homeostatic process are following: osmoregulation, excretion and thermal regulation।
हम इन सब 3 के 3 जो टॉपिक्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, इनको हम एक एक करके जो है वो स्टडी करते हैं, देखते हैं इनकी डेफिनेशंस के बारे में भी। फर्स्ट टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन, mechanism of regulation of solutes and gain and loss of water between organism and its environment is known as osmoregulation। ये डेफिनेशन मैंने लिख दी हुई है, यानी बॉडी के सल्यूट्स का और वाटर का जो बैलेंस है वो इस फिनोमिना के ज़रिए किया जाता है, यानी बॉडी में किस एनवायरनमेंट में, किस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर कितने पानी की ज़रूरत है, कितने पानी के निकालने की ज़रूरत है बॉडी से, ठीक है, वो पसीने या यूरिन के थ्रू निकाला जाता है। अगर पानी की कमी हो रही है तो पसीना भी नहीं आएगा, यूरिन भी कम से कम आएगा। तो इस टाइप का जो बैलेंस है सल्यूट्स का और वाटर का, वो मेंटेन करना जो है वो किस फिनोमिना में मेंटेन किया जाता है, बॉडी किस फिनोमिना में मेंटेन करती है, ऑस्मो रेगुलेशन में। सो दिस मैकेनिज्म मेंटेन्स इंटरनल इन्वायरमेंट्स सल्यूट एंड वाटर बैलेंस। ये हमने देख लिया है कि ऑस्मो रेगुलेशन में इंटरनल इन्वायरमेंट का सल्यूट और वाटर बैलेंस जो है उसको मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा फिनोमिना है वो है एक्सक्रीशन का। एक्सक्रीशन, जैसा कि आपने पहले इसके बारे में सुना होगा, मैकेनिज्म विच एलिमिनेट्स वेस्ट मेटाबोलाइट्स, यानी एलिमिनेट्स का मतलब है खारिज करना, ऐसा मैकेनिज्म जिसके ज़रिए वेस्ट मेटाबोलाइट्स स्पेशली ऑफ नाइट्रोजनस नेचर, यानी नाइट्रोजन के वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए जहर का काम करते हैं। तो नाइट्रोजनस नेचर के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनका बॉडी से रिमूवल जो है वो एक्सक्रीशन के प्रोसेस के ज़रिए किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि दिस मैकेनिज्म कंट्रोल्स द इंटरनल इन्वायरमेंट्स वेस्ट प्रोडक्ट एलिमिनेशन, यानी वेस्ट प्रोडक्ट को कब बॉडी से एलिमिनेट करवाने की ज़रूरत है, कब जो है वो बॉडी के लिए ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो रहे हैं, वो कौन सा प्रोसेस डिसाइड करता है, एक्सक्रीशन का प्रोसेस जो है वो डिसाइड करता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है थर्मो रेगुलेशन का। थर्मो रेगुलेशन जो है वो है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडीज टेम्परेचर विद इन अ टॉलरेबल रेंज, मतलब बॉडी के टेम्परेचर। पहले हमने देखा ऑस्मो रेगुलेशन जिसमें सल्यूट और वाटर का बैलेंस जो था उसको मेंटेन किया जा रहा था, एक्सक्रीशन जिसमें जो है वेस्ट प्रोडक्ट्स की एलिमिनेशन को कंट्रोल किया जा रहा है, थर्मो रेगुलेशन जिसमें इंटरनल इन्वायरमेंट के टेम्परेचर को टॉलरेबल रेंज कौन सी है जिसको हमारी बॉडी बर्दाश्त कर सकती है, उस रेंज में टेम्परेचर को मेंटेन करना जो है वो किस प्रोसेस का काम है, थर्मो रेगुलेशन का काम है। अब हम ये कह सकते हैं कि ऑल दीज 3 मैकेनिज्म्स दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन एंड थर्मो रेगुलेशन कोलेक्टिवली परफॉर्म बॉडीज होम्योस्टैटिक फिनोमिना, ठीक है, मतलब बॉडी का जो होम्योस्टैटिक फिनोमिना है वो ये तीनों मिल के परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसको ये होम्योस्टेसिस के वो कंपोनेंट्स हैं जो तीनों मिल के काम करते हैं, तो होम्योस्टेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है हमारी बॉडी में। इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो मेंटेन और सूटेबल रेंज में रहता है, जो बॉडी के सब एंजाइम की वर्किंग के लिए फ़ायदेमंद होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है लिविंग कंट्रोल सिस्टम एंड फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम। अब आपको पता है कि बॉडी जो है वो कोई ना कोई प्रोसेस तो अडॉप्ट करती होगी ना होम्योस्टेसिस का फिनोमिना अडॉप्ट करने के लिए। कौन सा तरीकाकार है जो होम्योस्टेसिस का प्रोसेस अचीव करने के लिए हमारी बॉडी इख्तियार करती है, उनको हम कंट्रोल सिस्टम्स कहते हैं। लिविंग कंट्रोल सिस्टम जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, फिजिकल कंट्रोल सिस्टम जो मैन मेड होते हैं, यानी उनको हम आर्टिफिशियली इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जैसा कि आप देखोगे, इन ऑर्डर टू अचीव होम्योस्टैटिक स्टेट body has adopted different control system. Now we are going to study about the difference between living and physical control system so that we can understand idea how our body works. Living control system, it has 3 components. First component is receptor. Receptor बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, मतलब हमारी फिंगर टिप्स पे प्रेजेंट होंगे, हमारी आइज़ में प्रेजेंट होंगे जो देखने के रिसेप्टर्स हैं, हमारी ज़ुबान पे प्रेजेंट होंगे टच के टेस्ट के रिसेप्टर्स हमारी फिंगर्स में प्रेजेंट होंगे, हैंड्स में टच के रिसेप्टर्स होंगे। तो वो रिसेप्टर्स जो हैं उनका काम क्या है, तो हम देखते हैं अभी रिसेप्टर्स का काम क्या है। इट इज़ द कंपोनेंट विच सेंस द चेंजेस इन एनवायरनमेंट एंड सेंड्स सिग्नल्स टू द कंट्रोल सेंटर। रिसेप्टर का काम फिर क्या हुआ कि रिसेप्टर जो है वो बॉडी में, जिसकी हर एक की बॉडी में, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, एनिमल्स में प्रेजेंट होंगे। रिसेप्टर जो है उसका काम क्या है कि वो सेंस करेगा चेंजेस इन्वायरमेंट में, यानी इन्वायरमेंट में किस किस्म की चेंजेस आ रही हैं वो सेंस करना किसका काम है, रिसेप्टर का काम है। रिसेप्टर उस चेंज को फील करेगा, सेंस करेगा, डिटेक्ट करेगा, यानी उस चेंज को मालूम करेगा। उसके बाद वो सिग्नल भेजेगा किसको, कंट्रोल सेंटर को।
जो कि सेकंड कंपोनेंट है लिविंग कंट्रोल सिस्टम का। कंट्रोल सेंटर जो कि ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड, हमारी बॉडी का ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कंट्रोल सेंटर का काम करते हैं। इट स्टडीज़ द सिग्नल रिसीव्ड फ्रॉम रिसेप्टर। कंट्रोल सेंटर का ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या है कि इसने सिग्नल को स्टडी करना है जो रिसेप्टर ने इसकी तरफ भेजा है, और उसके बाद उस सिग्नल की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये अपना ऑर्डर देता है इफेक्टर को। कंट्रोल सेंटर जो है पिछले वाले रिसेप्टर से सिग्नल लेगा और उस सिग्नल को पढ़ने के बाद, उस सिग्नल को स्टडी करने के बाद, उस सिग्नल को समझने के बाद उसके अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन अपना ऑर्डर सेंड करेगा इफेक्टर को। अब चूँकि ये लिविंग कंट्रोल सिस्टम है इसलिए इफेक्टर्स जो हैं वो मसल या ग्लैंड कोई भी हो सकते हैं। इफेक्टर्स जो है इट इज़ द कंपोनेंट विच शोज़ द रिस्पॉन्स। ये लिविंग कंट्रोल सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स है, रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर, इफेक्टर। रिसेप्टर ने सिग्नल रिसीव करने हैं और कंट्रोल सेंटर को भेजने हैं। कंट्रोल सेंटर ने क्या करना है, उसने उसको स्टडी करना है सिग्नल को, उसके अकॉर्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है, यानी अगर किसी गर्म चीज़ को आपका हाथ चुभ गया है, गर्म चीज़ पे आपका हाथ लग गया है, तो फ़ौरन आपको कंट्रोल सेंटर तक मैसेज आएगा और वो जो है रिसेप्टर ये फील करेगा और कंट्रोल सेंटर मैसेज देगा कि हाथ को फ़ौरन खींच लिया जाए। हाथ को खींच के इफेक्टर को वो मैसेज दिया जाएगा और वो जो मसल सिकुड़ेगा, वो जो वहाँ पे मसल होगा, हाथ में जो मसल होगा, वो इफेक्टर का काम करेगा अब, ठीक है। तो वो अपना रिस्पॉन्स शो कर रहा है, फ़ौरन हाथ को परे खींच रहा है। फिजिकल कंट्रोल सिस्टम आगे आ जाता है, उसके भी 3 कंपोनेंट्स हैं। सेंसर, इसकी एग्जांपल हम देख सकते हैं, ये मैन मेड है। फिजिकल कंट्रोल सिस्टम जो है वो मैन मेड है, आर्टिफिशियली एग्जिस्ट नहीं करते। एक थर्मामीटर जो है वो एग्जांपल है सेंसर की, यानी फिजिकल कंट्रोल सिस्टम में जो थर्मामीटर है वो सेंसर का काम करेगा। वो क्या करेगा, चेंज को डिटेक्ट करेगा, यानी थर्मामीटर अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर चेक करना, उसको थर्मामीटर लगाया जाए तो हमें पता चल जाएगा कि टेम्परेचर कम है या ज़्यादा है या क्या है, तो वो सेंस करेगा। उसके बाद आ जाएगा कंट्रोल सेंटर। स्विच जो है, स्विच जिसे हम लाइट ऑन ऑफ करते हैं या पंखा चलाते हैं, बंद करते हैं, स्विच जो है वो कंट्रोल सेंटर का काम करेगा। तो स्विच जो है वो ऑर्डर इशू करता है, जैसा कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड करते हैं ऑर्डर इशू। उसके बाद आ जाती है इफेक्टर। फिजिकल कंट्रोल सिस्टम में जो इफेक्टर है वो हीटिंग या कूलिंग यूनिट होगी, जैसा कि आपके घर का एसी हो गया, आपने स्विच ऑन किया तो एसी ऑन हो जाएगा, यानी एसी ने काम किया, एसी जो था वो इफेक्टर है, उसने रिस्पॉन्स किया स्विच के ऑर्डर के नतीजे में। या अगर हीटर आपने सर्दियों में ऑन करना है तो स्विच जो भी उसका ऑन ऑफ वाला बटन होगा, आप हीटर ऑन करेंगे तो वो इफेक्टर के तौर पे हीटर जो है वो ऑन हो जाएगा, ऑफ़ करेंगे तो ऑफ़ हो जाएगा। तो हीटर जो है इसमें, या एसी जो है, या कूलर जो है, जो भी, यानी फ़ैन हो जाएगा जो भी, तो हीटिंग या कूलिंग यूनिट जो है वो एग्जांपल दे रही हूँ उसको इफेक्टर में। इफेक्टर फिर वो कंपोनेंट हुआ फिजिकल कंट्रोल सिस्टम का जो अपना रिस्पॉन्स शो करता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है लास्ट वाला टॉपिक आज के फर्स्ट लेक्चर का, जो कि है फीडबैक मैकेनिज़्म का। फीडबैक मैकेनिज़्म जो है, ऐसे मैकेनिज़्म को फीडबैक मैकेनिज़्म कहते हैं जिसको उसके अपने प्रोडक्ट कंट्रोल करते हैं। अ मैकेनिज़्म विच इज़ कंट्रोल्ड बाय इट्स ओन प्रोडक्ट्स इज़ नोन एज फीडबैक मैकेनिज़्म। फीडबैक मैकेनिज़्म पॉजिटिव फीडबैक भी हो सकता है, नेगेटिव फीडबैक भी हो सकता है। यानी फ़र्ज़ किया कि आपको सर्दी लग रही थी, आपने हीटर ऑन किया, अब हीटर इतनी देर तक ऑन रह चुका है कि आपको अब सर्दी की बजाय गर्मी लगना शुरू हो गई है, तो उसी रिएक्शन के प्रोडक्ट के तौर पे, यानी ये किस्म का उसका रिज़ल्ट था, उसके रिज़ल्ट के तौर पे आपने हीटर ऑफ कर दिया, ठीक है। तो ये वाला जो आपका प्रोसेस था, ये वाला आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट था, इसका प्रोसेस तो नहीं कह सकते, ये वाला आपका जो स्टेप था उसको कंट्रोल उसका प्रोडक्ट ही कर रहा है, यानी उसका रिजल्टिंग जो एंड पॉइंट है वही उसको कंट्रोल कर रहा है। तो अगर प्रोडक्ट जिस तरह के बन रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग फीडबैक मैकेनिज़्म जो है वो पॉजिटिव फीडबैक भी हो सकता है, नेगेटिव फीडबैक भी होता है। यानी अगर प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं कि मैकेनिज़्म चलता रहे मज़ीद चलता रहे, तो वो पॉजिटिव फीडबैक हो जाएगा। और अगर प्रोडक्ट ऐसे बन रहे हैं जिसमें, यानी इतने बन गए हैं जो कि ज़रूरत से ज़्यादा से, तो अब वो मैकेनिज़्म को क्लोज़ करवा देंगे प्रोडक्ट्स जो है, तो उसको हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म कह देंगे। तो पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म जो है, यानी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हो सकता है, लेकिन ओवरऑल फीडबैक मैकेनिज़्म का मेरा मकसद था बताना आपको, ऐसा मैकेनिज़्म जिसको उसके प्रोडक्ट कंट्रोल कर रहे होते हैं उसको हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज़्म। ये आप अपनी बायो की बुक में देख सकते हैं, हमने कौन सा जो है वो कवर कर लिया है। हमने इसमें होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन जो थी वो भी देख लिया है, कॉन्सेप्ट भी देख लिया है। ये उसके 3 कंपोनेंट्स हैं, ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन और थर्मोरेगुलेशन, ये तीनों भी हमने पढ़ लिए हैं। इस वाले पैराग्राफ में उसकी इंपॉर्टेंस एक किस्म की दी हुई है, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंस पॉइंट्स के साथ अपने लेक्चर में बता दी हुई है।
आप लोग चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको उसी तरह से लिख के उसके अकॉर्डिंग याद कर सकते हैं। उसके बाद इस वाले पैराग्राफ में ये कंट्रोल सिस्टम्स है, इसमें फ़िज़िकल और लिविंग कंट्रोल सिस्टम जो है उसके अकॉर्डिंग बताया हुआ है। और यहाँ पे कहीं फीडबैक मैकेनिज्म का वर्ड होगा, ये इसकी डेफिनेशन मैंने आपको इसलिए बता दी है क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में आ रहा था। अब ये ऑस्मो रेगुलेशन जो कि फर्स्ट कंपोनेंट है होम्योस्टेसिस का, हमने 3 पढ़े हैं ना, ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन, थर्मो रेगुलेशन। तो ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो हम डिटेल से आपकी बुक में आगे दिया हुआ है, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में जो है वो कवर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो एक्सक्रीशन हो जाएगा। एक्सक्रीशन के लेक्चर्स फिर 2 या 3 लेक्चर्स हमारे लगेंगे, उसमें एक्सक्रीशन का टॉपिक कवर होगा। और एक्सक्रीशन के बाद जो हमारा लास्ट वाला टॉपिक रह जाएगा वो होगा थर्मो रेगुलेशन, यहाँ पे कहीं था, हाँ जी ये है थर्मो रेगुलेशन, ये हमारा लास्ट वाला थर्ड कंपोनेंट होगा। तो ये हम डिटेल से पढ़ेंगे इस सारे चैप्टर में। होम्योस्टेसिस का ये चैप्टर है, उसमें उसके तीनों कंपोनेंट्स को बताया हुआ है कि वो किस तरह से हम ये कंपोनेंट्स हमारे कंप्लीट होंगे, कैसे हम कंपोनेंट्स के ज़रिए होम्योस्टेसिस का मैकेनिज़्म अचीव करते हैं। तो ये आज का मेरा इतना ही लेक्चर था। आप लोग इसको जो है वो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। नहीं समझ आई तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे अकॉर्डिंग वो आप अपने ग्रुप में मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।